हेलो स्टूडेंट्स, फिर से अजय आपकी 10.3 प्रश्नावली में आगे कुछ दीर्घवृत्त को लेकर दीर्घवृत्त के बारे में कल से शुरुआत की थी हमने। कल की जो क्लास में पढ़ा दीर्घवृत्त का परिचय, दीर्घवृत्त में क्या क्या होती हैं, नाभियां, केंद्र, उनके लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष, इनके बारे में जाना। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है दीर्घवृत्त का समीकरण। तो दीर्घवृत्त दो प्रकार से हो सकते हैं, एक एक्स अक्ष पर फैला हुआ, एक वाई अक्ष पर फैला हुआ। ठीक है, इस प्रकार के दो दीर्घवृत्त हो सकते हैं। तो हम जो समीकरण निकालते हैं वो समीकरण क्या है, मतलब उस दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु के लिए वो समीकरण होता है। तो एक कोई बिंदु मान लिया था हमने P और जिसके निर्देशांक है एक्स वाई। तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, आपको सीधे ही समीकरण लिख रहा हूं, क्योंकि डेरिवेशन पेपर में आता नहीं और डेरिवेशन बहुत लंबा है, लेंथी है। तो आप उसको याद करोगे, समझने की कोशिश करोगे, दिक्कत आएगी, थोड़ा सा लेंथी है बस हल करने में। बाकी तो मुझे नहीं लगता उसका डेरिवेशन बताने की आवश्यकता है, आपको केवल समीकरण याद रखना है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण जब एक्स अक्ष पर फैला हुआ हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण जब वो एक्स अक्ष पर फैला है। एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, जो एक्स अक्ष पर ए है तो इसका मतलब एक्स अपॉन ए या ए एक्स पे है, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। यदि ये ऐसे फैला हुआ हो तो यहां देखेंगे इसका समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। याद करने का तरीका, चूंकि यह एक्स अक्ष पर बी है, देखो यहां एक्स के निर्देशांक बी और 0 होंगे, क्योंकि शीर्ष तो हमेशा ए और 0 और माइनस ए यही होते हैं शीर्ष। अब इसको ऐसे फैलाएंगे तब भी 0 ए और वो आएगा, तब ए और 0 इधर बन जाएंगे। लेकिन ए हम, क्योंकि हमने दीर्घ अक्ष की लंबाई पढ़ी थी, शायद कल बताया है नहीं बताया, मैं एक बार फिर से दीर्घ अक्ष की लंबाई निकाली जाएगी इसमें। तो देखो ये ए और ये ए, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होती है। इसी प्रकार से लघु अक्ष की लंबाई, जो ये लघु अक्ष है तो लघु अक्ष की लंबाई ये b और इधर b 2b होती है। तो दो बातें ये भी लिख देता हूं, अक्षों की लंबाई। ठीक है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई यहां पर लिख देते हैं। ये अपने को सवाल में हल करने के लिए आएगा कि दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर 2a। यदि a पता चल जाए, हमें a के निर्देशांक पता चल जाए तो दीर्घ अक्ष की लंबाई निकाली जा सकती है। ऐसे लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई वो होती है 2b, वो ये होती है। तो ठीक है, हमने दीर्घवृत्त में क्या क्या चीज पढ़ ली। अब इसका मुख्य चीज था दीर्घवृत्त का समीकरण, जो हमने ये पढ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। ये दोनों प्रकार से है। ये आपको ए और बी के निर्देशांक तय करेंगे कि ये एक्स अक्ष पर फैला है या वाई अक्ष पर फैला है। जब हम सवाल करेंगे तो पता चलेगा, सारी चीजों को अपन निकाल देंगे। ठीक है, तो ये यहां तक उतारें। अब एक चीज और, दीर्घवृत्त में नाभि लंब जीवा की लंबाई वो कैसे याद करते हैं, जरा वो निकालते हैं। यहां तक उतारें। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई, जैसे हमने परवलय में पढ़ा था, नाभि लंब जीवा क्या होती है, नाभि से खींचा गया लंब तो नाभि लंब होता है। अब मैं यहां से लंब खींच दूं, ये लंब खींचा, लेकिन ये तो केवल लंब रहेगा, जीवा तब बनेगी जब पूरे दीर्घवृत्त पर आ जाए, तो ये नाभि लंब जीवा हो गई। बस इसकी लंबाई और ज्ञात करना, जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी दोनों साइड में।
तो नाभिलंब जीवा सेम होती है। कभी ऐसा नहीं पूछा जाता इसकी बताओ या इसकी बताओ, नाभिलंब जीवा पूछेगा, दोनों की लंबाई सेम होती है, कोई सा भी एक निकाल ले। तो माना ये जो बिंदु है पी, पी मान लिया ना, इसके निर्देशांक क्या होंगे भाई तुम्हारे हिसाब से, क्या होने चाहिए कायदे? हमें पता है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो तो सी है, ये मतलब x पर हम c चले हैं तो x के निर्देशांक तो c हो गए, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी तो पता नहीं है ना, तो ये हमने माननी पड़ेगी। तो ये हमने मान लिया l, ये जो दूरी है ये मैंने मान लिया l। यदि इसी का डबल कर दूं 2l तो ये नाभिलंब जीवा हो जाएगी। तो ये l ज्ञात करनी है दरअसल। तो कैसे ज्ञात होगी l? तो देखें अपन, चूंकि ये P जो बिंदु है जिसके निर्देशांक है C और L दीर्घवृत्त पर स्थित है, चूंकि बिंदु P इसके निर्देशांक है C और L दीर्घवृत्त पर स्थित है, इसलिए दीर्घवृत्त के समीकरण को ये बिंदु संतुष्ट करेंगे। इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, हमें ये पता है। तो एक्स वाई की जगह ये रख देते हैं, तो एक्स की जगह सी है तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। हमें तो एल का मान निकालना है तो इस भाग को इधर ले जाते हैं, एल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए का एक में गुणा के ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये बनेगा। एबीसी में हम संबंध जानते हैं, चूंकि ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने एबीसी में संबंध निकाला था। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यदि सी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, बी स्क्वायर, तो ऊपर बी स्क्वायर लिख दो, एल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर बी की पावर 4 अपन ए स्क्वायर, ये आएगा। हमें एल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो एल चाहिए था केवल। तो जब एल निकालेंगे तो अंडर रूट करना पड़ेगा बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये किसका मान आया है, एल का। अब अंडर रूट में प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, चूंकि ये लंबाई है एल, इसीलिए ये नेगेटिव नहीं होगी। तो हमें तो 2l निकालना था, ये l और ये l, ये दोनों मिलके जो दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा की लंबाई है, दरअसल वो क्या है, 2l है, ये ज्ञात करनी है हमें। तो जो 2l बराबर 2 से गुणा कर दो 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये ही नाभिलंब जीवा की लंबाई होगी। तो 12 बराबर 2b स्क्वायर अपॉन ए। जो दीर्घवृत्त हमें पढ़ना चाहिए था वो सारी चीज अपन पढ़ चुके हैं। अब बस इसके सवाल देखते हैं, पहले उदाहरणों की तरफ आते हैं, फिर अपन सवाल देखेंगे। उतारो यहां तक। ये एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, एक दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है केवल कि दीर्घवृत्त समीकरण है एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, ऐसा दिया हुआ आएगा। और आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, नाभियों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई,
उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। और इस सवाल में एग्जैक्ट यही पूछा गया, वो सारी चीजें मैंने लिख दी। तो देखो कैसे शुरुआत करते हैं, क्या सिस्टम है। तो यहां हमें क्या पता है, इसमें x अपॉन ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, हमें कुछ नहीं पता इस बात में। लेकिन हमें यह पता है x स्क्वायर बटे 25 का हर, अंश और हर है, ये अंश है, ये हर है ना, y स्क्वायर बटे 9 से बड़ा है भाई, ये बात तो पता है। इसके हर, ये तो 9 है, यहां 25 है, इसके हर से ये बड़ा है। तो जहां बड़ा होगा तो इसका मतलब ये पता चल गया, अतः दीर्घवृत्त x अक्ष के अनुदिश है या x अक्ष पर फैला है, ऐसा लिख सकते हैं, अनुदिश है या ऐसे x अक्ष पर फैला है। ठीक है, या तो वो x अक्ष पर फैला हुआ होगा या फिर y अक्ष पर। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसका हर x स्क्वायर बटे 25 ये बड़ा है, जो बड़ा होगा तो हमें यही तो पता चलेगा ना किधर फैला है, तो फिर ये इधर फैला हुआ है, तो इधर फैला हुआ है, इसका मतलब हमें एक चित्र मिल गया अच्छा खासा। अब अपन आराम से बना सकते हैं, चित्र बना, ऐसा दीर्घवृत्त बना दिया। देखो अब इसकी हम समीकरण से तुलना करेंगे। जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर। मैंने यही समीकरण क्यों लिखा, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश, इसलिए एक्स अक्ष पर यह समीकरण बताया है। यदि ये वाई अक्ष के अनुदिश होता तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऐसे लिख रहे होते। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इसमें इसकी तुलना करेंगे तो देखें ए स्क्वायर बराबर 25, ए स्क्वायर की जगह क्या है 25, तो ए की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 5, ये आ गई ए की वैल्यू, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर 9, तो b बराबर प्लस माइनस 3, क्योंकि अब b और ये तो निर्देशांक आएंगे, तो इसलिए यहां देखो a और 0 हम ऐसे लिखते हैं, तो a एक तो 5 और 0 और यहां पर -5 और 0, b 0 और 3 और 0 और -3, ये आ गया F1 और ये F2। तो F के निर्देशांक तो C और 0 होते हैं, तो A B जब आ गए तो C कैसे निकलेगा, तो C कैसे निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ए बी सी में तो ये संबंध है, तो इससे हम निकाल सकते हैं ना C बराबर अंडर रूट नहीं गलत लिख दिया, मैं कह रहा हूं ऐसा कैसे हुआ उसमें ये था ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी इधर आएगा, ये आएगा सी का मान, तो ए स्क्वायर तो 25 है, बी स्क्वायर तो 9 है, 25 में से 9 गए तो 16 और 16 का प्लस माइनस 4, तो C का मान प्लस माइनस 4, तो एक तरफ तो यहां पे 4 और 0 और यहां पे -4 और 0 हो जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से ये C के हमने एक निर्देशांक निकाल लिए।
बाकी ए बी सी तो डिस्टेंस है, आप चाहो तो ये प्लस माइनस नहीं भी लगाएंगे, लेकिन यहां पर लगेंगे, है ना, यहां प्लस माइनस नहीं होंगे। ये मैंने इसमें प्लस माइनस के चिन्ह लगा दिए, बाकी लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए एक डिस्टेंस है, ए का मान निकलेगा, बी भी एक डिस्टेंस है, ठीक है। वो तो निर्देशांक अपने आप ही माइनस चिन्ह जैसे हम जाएंगे माइनस लगा देंगे, तो यहां पर ये माइनस प्लस लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम निर्देशांक जो मानते हो ए और जीरो, माइनस ए और जीरो, तो माइनस तो पहले से लगाया, मुझे ए का मान चाहिए, ए 5 आया, माइनस अपने आप लग जाएगा। ऐसे सी भी एक डिस्टेंस ही है जो यहां से यहां तक की दूरी निर्धारित कर रही है, तो हम इन पे प्लस माइनस नहीं लगाए, ठीक है। तो ए बी सी 5 4 3 हमने ए बी सी निकाल लिया। अब देखो क्या क्या चीज पूछी गई है वो सारे लिखते हैं। नाभियों के निर्देशांक, नाभि 4 0 -4 0, तो इसको ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस 4 और 0 नाभि निर्देशांक। सॉरी, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष 5 0 -5 0, प्लस माइनस 5 और 0। दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या बताई थी मैंने? 2a, ए कितना है मेरा? 5, तो 2a 5 दूनी 10। लघु अक्ष की लंबाई बताई थी 2b, b का मान है 3, तो 3 दूनी 6। उत्केंद्रता, उत्केंद्रता को ई से लिखते हैं जो कि होती है C/A, आपको ये बताई थी उत्केंद्रता, तो C/A मतलब इस C और A के अनुपात को, तो C है 4 और A है 5, अर्थात 4/5 ये उत्केंद्रता है। नाभि लंब जीवा की लंबाई वो क्या थी? 2L बराबर है 2b²/A, अर्थात b और a के मान चाहिए, b 5 है, नहीं b 3 है और a 5 है, तो 2 × 3 = 9/5, अर्थात 18/5। 5 से भाग जा रहा है 18 में, 5 × 15, 3.5 की 30, कुछ ऐसा आएगा, या तो ऐसे ही छोड़ दें, 5 × 15 3 30 हो गए, 5 × 6 की 30, या 3.6, ऐसा भी हो सकता है आंसर, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नाभि लंब जीवा की लंबाई पूछी है 3.6, मात्रक क्या दे रखे, क्योंकि इनमें कोई मात्रा नहीं दे रखे, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये आपका सवाल हुआ साहब पूरा, एक एग्जाम्पल नंबर 9। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे जो आपके 10.3 के पहले से कुछ स्टार्ट हैं, जो बाकी के उदाहरण और देखते हैं अपन। ये उतारो एक बार, अब ये एग्जाम्पल नंबर 10 देखें। इसमें दीर्घवृत्त का समीकरण इस टाइप से दिया गया है, जब हमें तो पता है x² / a² या x² / b², जो भी है बराबर में 1 आता है दोनों में, तो यहां भी 1 ही चाहिए, तो ये बराबर क्या है? 36, तो 36 का पूरे में भाग दे दें एक बार, तो पूरे में भाग दें 36 का, तो 9x² / 36, 4y² / 36 बराबर 36/36, तो ये कट गया एक बार, 4 नाम 36, 9 चौके 36, फाइनल क्या आया? x² / 4 y² / 9 बराबर 1, ये आ गया फाइनल समीकरण। तो इसमें देखें हर किसका बड़ा है? y² / 9 में इसका हर बड़ा है, इसका हर छोटा है, तो इसका जो दीर्घवृत्त है वो y अक्ष के अनुदिश है या y अक्ष पर फैला हुआ है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि y² / 9 का हर x² / 4 से बड़ा है, इसलिए दीर्घवृत्त y अक्ष पर फैला है।
अब दीर्घवृत्त y अक्ष पर फैला है, तो अपन y अक्ष पर फैला दें, एक चित्र बना दें। y अक्ष पर फैला दिया, तो y अक्ष पर आपको पता है यहां पर होते हैं 0 b 0 माइनस b 0 0 a 0 माइनस a, यहां पर f1 आएगा, यहां पर f2 आएगा। f1 के निर्देशांक होंगे 0 c और 0 माइनस c, इस टाइप से होगा ये, जो कि ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष हुआ। ये चित्र बना लोगे तो थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जाएगा आपको कैसे बना है, क्या सिस्टम है, तो आप किस हिसाब से इनके निर्देशांक। तो यहां से देखें जरा, ये दे रखा है, तो लिखेंगे दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ऐसे लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये y अक्ष पर फैला है, वहां पे a लिखा था, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं तो आप देखोगे यहां बी स्क्वायर बराबर आया 4, तो b की वैल्यू निकल के आएगी 2, ए स्क्वायर बराबर आया 9, ए की वैल्यू निकल के आ गई 3, और c जो बराबर है हमारा c, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर सीधा साइड 9 माइनस 4 अर्थात √5, c की वैल्यू आई √5। हमने ए बी सी इन 3 का मान निकालना है बस। अब जो कुछ भी पूछेगा वो सारे इसमें से निकल जाएंगे। तो नाभियों के निर्देशांक, तो नाभि 0 c और 0 माइनस c है, c है देखो ये √5, तो यहां आ जाएगा 0 प्लस माइनस √5, ये नाभियों के निर्देशांक हो जाएंगे। शीर्षों के निर्देशांक 0a अर्थात 0 और a क्या है मेरा 3, तो ये हो गया प्लस माइनस 3। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, ये फिक्स है 2a, तो a 3 है यहां, तो 3 दूनी 6। लघु अक्ष की लंबाई 2b, तो b या 4 है, 4 दूनी नहीं 2 है, 2 दूनी 4। E बराबर c अपॉन a, c √5 है, a 3 है, तो ये √5/3। नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो नाभि लंब जीवा की लंबाई 2l बराबर होती है 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो 2b है या 2 गुणा b का स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4, a स्क्वायर 3 तिया 9, तो 4 दूनी 8/9। ये नाभि लंब जीवा की लंबाई हो गई आपके, नहीं a स्क्वायर नहीं है, गलत, 2b स्क्वायर पर a है फॉर्मूला, a कितनी है 3, 8/3। तो ये आपका नाभि लंब जीवा की लंबाई आ गई। तो इस हिसाब से आपने सारे, या तो इस रूप में दे दिया जाएगा समीकरण, या जो इसका परमानेंट स्वरूप है उस रूप में आएगा। बस उससे ए बी निकालने हैं, फिर ए बी के द्वारा सी निकालना है, बाकी सारी चीजें एक साथ प्राप्त की जा सकती है। तो 10.3 के जितने भी सवाल है वो आसानी से इसी प्रकार से होंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 9 एग्जाम्पल बता दिया, 10 बता दिया, उसी जैसे ही हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस में से बता देता हूं, 1-2, और बाकी के सारे हो जाएंगे, सब आपके होमवर्क के लिए देता हूं। मैं इसमें से 2 क्वेश्चन कराऊंगा अभी,
तो 10.3 के कोई जो कठिन सवाल मुझे लगेगा वो अपन करा देते हैं, एक बार उतारो। ये चौथा क्वेश्चन देखें, जैसे हमने उदाहरण किया था नवा, सेम डिट्टो उसी टाइप के। ये सारी चीजें ज्ञात करनी है, ये समीकरण दे रखा है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है कि ये किस अक्ष के अनुदिश है, किस अक्ष पर फैला हुआ है वो निकालना है। तो आप देखोगे y²/100, इसका हर बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है। y²/100 का हर x²/25 से बड़ा है। y² वाले का हर बड़ा है, इसका मतलब दीर्घवृत्त y अक्ष के अनुदिश है। अनुदिश ऐसे लिख दो बस। तो ये y अक्ष के अनुदिश हमें पता चल गया। जब y अक्ष के अनुदिश पता चल गया तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हुआ? दीर्घवृत्त का समीकरण, तो दीर्घवृत्त का समीकरण होगा x²/b²y²/a² बराबर 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। से तुलना करने पर इससे तुलना करता है। अब क्या हम चित्र वित्र नहीं बनाएंगे, भले आप बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो कोई बुराई नहीं है। आराम से ए बी सी निकाल लें और सारे जो ये चीजें ज्ञात करने के लिए बोला है वो सारी चीजें ज्ञात हो जाएंगी बस। तो तुलना करते हैं। यहाँ b² = 25 है, b² = 25, तो b का मान 5 आ गया। a² = 100 है, तो a का मान 10 आ गया। और c बराबर है √a² - b², जो कि a² तो 100 है और b² या 25 है, जो है √75। 75 का √ 25 थी, 75 होते हैं, तो 5√3। 5√3 कैसे किए, जरा मैं आपको ये और क्लियरफाई कर दूं इसका कि 75 को मैं कैसे लिख सकता हूं। ऐसे दो भागों में गुणा करना है जिसका √ मतलब वर्गमूल हो जाए, ऐसी दो संख्याएं। तो 25 × 3, इसमें से 25 का वर्गमूल हो जाएगा। आप बोलोगे 15 का 75 भी कर सकते हैं, लेकिन न तो 15 का वर्गमूल हो रहा है ना 5 का हो रहा। तो 75 के ऐसे टुकड़े नहीं करने, 75 के ऐसे टुकड़े करने जिनमें से किसी भी संख्या का एक का कोई वर्गमूल हो जाए। तो 25 का हो रहा है, 25 का वर्गमूल 5, तो वर्गमूल होकर बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा, इसलिए 5√3। तो यहां से a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब चूंकि y अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष पर फैला है, तो जो नाभियों के निर्देशांक होंगे वो y अक्ष पर होंगे। तो फिर नाभियों के निर्देशांक 0 और नाभि c होती है 5√3 ± 5√3। ये नाभियों के निर्देशांक होंगे। शीर्षों के निर्देशांक 0 और ± a होता है, a है 10, ये हो गए शीर्ष के निर्देशांक। दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष 2a, तो 10 दूनी 20। लघु अक्ष की लंबाई 2b, तो 5 दूनी 10। उत्केंद्रता c/a, c है 5√3 अपॉन a है आपका 10, तो ये कट रहा है 5 दूनी 10, अर्थात √3/2। ये उत्केंद्रता आ गई। नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b², तो 2 × b² 25 अपॉन a 10, तो 25 चौके 100 नहीं कट रहा, 5 25 और 5 दूनी 10, और 2 से ये कट जाएगा, सीधा सा आएगा आंसर 5 या 25 दूनी 50, 10 काट 5। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई 5 आ गई। बस सारे मान ये ज्ञात करने और ऐसे लिखना है। कुछ भी ऐसा नहीं है नया जो आपको बताने में कि भाई ये ऐसा सवाल तो हमसे होना ही नहीं। बिल्कुल सरल सरल सवाल है, बस
आपको जो इंट्रोडक्शन समझाया है उसको थोड़ा ढंग से अच्छे से समझ लें, तो आपके सारा कुछ ये समझ आ जाएगा। ठीक है, उतारें। ये 8वां सवाल देखो, मैं सारे सवाल नहीं करा रहा, चौथा क्वेश्चन कराया, पहला, दूसरा, तीसरा, सब 1 से लेकर आपके 6 सवाल तक एक जैसे हैं पूरे। फिर 4 क्वेश्चन इस टाइप में दे रखे हैं, उसमें से एक बता रहा हूं मैं आपको, ये देखो दीर्घवृत्त इस रूप में दे रखा है, तो अब इसमें हमें तो 1 चाहिए, तब जाके कुछ तुलना या कुछ कर पाएंगे, अंदाजा लगेगा। तो 1 चलने के लिए 16 से भाग दे देते हैं, 16x² बटे 16, y² बटे 16, 16 बटे 16। तो यहां 16 से 16 कटा, x² अपॉन 1, y² अपॉन 16 बराबर 16 से 16 कटा 1। ये बात को समझ में आए तो यहां फिर से आपको दिख रहा होगा y² बटे 16 ये बड़ा है इसका है, तो y² बटे 16 का हर x² बटे 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं आ रहा था, मैंने 1 लिखा है क्योंकि 1 भी 1 का स्क्वायर होता है, जैसे 16 4 का स्क्वायर है ना, तो ऐसे ही है, x² बटे 1 से बड़ा है। ठीक है, अतः दीर्घवृत्त y अक्ष पर फैला है। y अक्ष पर फैला हुआ है या y अक्ष के अनुदिश है, कैसे अपन लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे लिखो, मैं दोनों वर्ड यूज इसमें कर दिए। अनुदिश है ज्यादा अच्छा लगता है, अपन वैसे लिख सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर अतः दीर्घवृत्त का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, क्योंकि y अक्ष पर फैला है तो x² बटे b² प्लस y² अपॉन a² बराबर 1 से तुलना करने पर, इससे तुलना कर दो, तो आप तुलना करोगे तो b² बराबर 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई, a² बराबर 16, a की वैल्यू 4 आ गई, और c बराबर अपन निकालते हैं √a² माइनस b², तो a² माइनस b², इसका मतलब a² तो है 16 माइनस 1, तो c बराबर √15। अब 15 की कोई ऐसे खंड नहीं होते जिनके वर्गमूल हो जाए, तो इसको √15 ही रहने देंगे सी। तो अब जो चीज नाभियों के निर्देशांक, तो नाभि तो √15, इसका मतलब 0 और प्लस माइनस √15। y पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये y अक्ष पर फैला है, तो जो नाभि होंगी y पर होंगी, इसलिए यहां लिखा जा रहा है, ये इसका ध्यान रखें। यदि x अक्ष पर फैला होता तो नाभि यहां आती और ये 0 हो जाता। बात समझ में आ रही है? ठीक। शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष a होते हैं, a ये 4 लिखा हुआ है, तो 0 प्लस माइनस 4। दीर्घवृत्त की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, 4 दूनी 8, लघु अक्ष की लंबाई 2b, 2 1 कम 2, 1 है b का मान। उत्केंद्रता c अपॉन a √15 बटे 4, 2l 2b² अपॉन a अर्थात 2 गुणा b², 1 बटे a 4, तो 2 बटे 4 अर्थात 1 बटे 2 आदि नाभिलंब जीवा की लंबाई ये आएगी। बस इतनी चीजें पूछेगा सब में, तो इन सवालों में मुझे नहीं लगता कि कुछ करने लायक है, तो कम से कम 10 सवाल तक, ये इसमें 9 सवाल है, 9 सवाल तक आप सारे इस प्रकार से ही कर सकते हैं।
तो आपके 1 से 9 तक का हिसाब किताब कंप्लीट। 1 से 9 तक ये सारे सवाल कंप्लीट, जो मैंने छोड़े हैं वो आपको सब होमवर्क में करने हैं। अब इसमें दीर्घवृत्त का समीकरण याद करने के लिए होगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।